नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। रांची में कुएं में गिरे गजराज को 10 घंटे लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाला गया। जेसीबी की मदद से खोदे गए गड्ढे से जब ये हाथी बाहर निकला तो वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और देखते ही देखते एक के बाद एक सधे कदम बढ़ाता हुआ भारी भरकम गजराज कुएं से बाहर निकल आया तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कई घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम के साथ साथ वहां मौजूद ग्रामीणों की भारी भीड़ ने जंबू के बाहर निकलने पर राहत की सांस ली। अपने झुंड से बिछड़ा ये हाथी रात के अंधेरे में पोकटा गांव में भटक रहा था। तभी कदम लड़खड़ा गए और ये भारी भरकम गजराज सुनसान इलाके में स्थित इस 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। तब से कुएं से चिंघाड़ने की आवाज आ रही थी। आसपास के गांव के ग्रामीण वहां दौड़े दौड़े आए। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। कुएं में फंसे हाथी को बाहर निकालने के लिए रात के अंधेरे में 3 जेसीबी मशीनों को तैनात कर दिया गया। जेसीबी के पीले पंजे की मदद से कुएं के बाहर खुदाई शुरू हो गई। कुछ मजदूर भी हाथी के लिए रास्ता बनाने में जुट गए, जबकि कुएं के अंदर बार बार पांव मार रहा हाथी थकान से पस्त हो चुका था। तब तक कई घंटे बीत गए। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे वैसे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए सुबह हो गई। आखिरकार 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकलने के लिए रास्ता बनकर तैयार हो गया। फिर भी भारी भरकम गजराज के कदम उसके रास्ते पर टिक नहीं पा रहे थे। वो बार बार भारी भरकम पांव मारे जा रहा था, लेकिन मिट्टी के ढेर पर उसके पांव टिक नहीं पा रहे थे। तब गजराज पर पीछे से पानी की बौछार की जाने लगी। आखिरकार हाथी ने धीरे धीरे पांव बढ़ाया और फिर देखते ही देखते कुएं से बाहर निकल आया और राजा बगीचे की ओर चला गया। कई घंटे बाद हाथी को बाहर निकलते देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खगड़िया के बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसने पास की कुछ दुकानों को भी चपेट में ले लिया। आग बुझाने जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो पानी ही नहीं था। तब तक आग की लपटें तबाही मचा चुकी थी। आग की ऊंची लपटें और दहशत में लोग। तस्वीरें खगड़िया के महात्मा गांधी रोड की हैं, जहां केएन क्लब के पास अचानक एक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे पास के एक मोटरसाइकिल गैराज को भी अपने चपेट में ले लिया। कोई कुछ समझ पाता तब तक काफी तेजी से आग की लपटें फैलने लगी। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए जो 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची वो दोनों ही कुव्यवस्था की कहानियां बयां कर रही थी। एक में पानी नहीं था, जबकि दूसरी गाड़ी में पावर की व्यवस्था नहीं थी। अग्निशमन विभाग को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। अग्निशमन दल का जो है बहुत ही कोताहीपूर्ण उसका रवैया रहा है। एक गाड़ी आई जिसमें पानी नहीं, कोई काम का नहीं। एक आया जिसमें पावर नहीं। इससे कैसे व्यवस्था होगा? ये इत्तेफाक से इसका कोई पता नहीं, कोई तो आग लगाया नहीं। हम लोग आए हैं बगल के देखे आग लगा हुआ है। हम लोग अपने काफी मशक्कत से अपना कोशिश करके हम इसको राहत कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम के साथ किसी तरह आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग तो शांत हो गया, लेकिन यहाँ पर उठ रहा धुएं का गुब्बार तबाही की कहानी बयां कर रहा है।
गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन जिस तरह से फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का रवैया देखने को मिल रहा है, उससे ये समझा जा सकता है कि आग से निपटने की तैयारी कितनी मुकम्मल है। वैसे जब ये हाल शहरी इलाके का है, तो गांव की क्या स्थिति हो सकती है, समझाना मुश्किल नहीं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बेतिया के भटवाटोले के ग्रामीणों का रास्ता ट्रेनों की आवाजाही ने रोक दिया है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, जब तक बोगियां नहीं गुजरती तब तक गांव वाले कहीं नहीं जा पाते। रेलवे ट्रैक से धड़धड़ाती हुई एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही है। जब तक हर बोगी नहीं चली जाएगी, तब तक रेलवे ट्रैक के उस पार रहने वाले ग्रामीणों को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी अप लाइन से एक ट्रेन पास ही हुई है कि डाउन लाइन से एक और ट्रेन के आने का शोर सुनाई देने लगा, तो ग्रामीणों के कदम खुद ब खुद जहां के तहां थम गए। परसा के भटवाटोले के ग्रामीणों की सुबह रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों के इंतजार से शुरू होती है और रात भी ट्रेनों के आने जाने के साथ कटती जाती है। कभी अप लाइन की ट्रेन रास्ता रोकती है तो कभी डाउन। यहाँ रास्ता जो है लगभग 200 वर्ष से गाँव बसा हुआ है। यहाँ रास्ता आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत कठिनाई है। ये कठिनाई को सिर्फ दूर किया जाए। समस्या ये बा कि बर बरात होता तो दूल्हा के टांग के लिए आओगे पड़ला तो द्वार पर परछावन होला, दुल्हन के भी लाइन पर से टांग के आवेला तो गुमती पर से कोनो रास्ता नहीं के, समय नहीं के। हमनी के यहाँ आवे जाए के बहुत बर बरियात में लोग का बहुत दिक्कत होता है। आवे जाए में दूल्हा यहाँ से टांग के गुमटी पर जा रहा है, गुमटी पर से दुल्हन के टांग के लिया के तही नेक चार द्वार पर करेला लोग। गंभीर हालत में किसी को तुरंत अस्पताल ले जाना हो या फिर कोई बारात आनी हो, जब तक ट्रेन नहीं गुजरती है तब तक भटवाटोले के ग्रामीणों को रास्ता नहीं मिलता है। व्यस्त ट्रैफिक के दौरान ये इंतजार और ज्यादा बढ़ जाता है। किसी को जाने की जल्दी हो तो समझिए हादसा होना तय है। न्यूज़ 18 की खबर पर जब मझौलिया प्रखंड के बीडीओ भटवाटोला आए तो उन्हें भी अपनी गाड़ी पटरी के उस पार खड़ी करनी पड़ी। गंडक का नाला का जमीन विभाग का जमीन है, तो गंडक विभाग से हम समन्वय स्थापित करेंगे और अपने आदरणीय डीएम सर को भी सूचित करेंगे और कोशिश करेंगे कि रोड इनको मिले। सालों के संघर्ष और हादसों से दो चार होने के बावजूद भटवाटोले के ग्रामीणों को न कोई रास्ता मिल रहा है और न रास्ते की उम्मीद। पटरियों पर दौड़ती मौत को मात देते हुए आना जाना ही उनकी नियति बनी हुई है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। पश्चिम चंपारण का एक किसान सिंधु घाटी काल में होने वाले गेहूं की खेती कर रहा है। औषधि गुणों से भरपूर गेहूं की एक खेती प्रजाति कई तरह के रोगों से लड़ने में बेहद कारगर है। पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के हरपुर गांव में की गई गेहूं की यह खेती बेहद खास है। दरअसल हजारों साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पंजाब प्रांत के रोपण इलाके में शुरू की गई गेहूं की खेती की इस विधि को आज भी वहां के किसान करते आ रहे हैं और पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड में इसी विधि को यहां के किसान दोहरा रहे हैं। हरपुर गांव के किसान विजय गिरी ने मधुमेह रोगियों की थाली में भोजन और उसका जायका कम न पड़े, इसको लेकर मुहिम चला रखी है। इसी कड़ी में पहले मैजिक धान की खेती, फिर रशियन पोटैटो और उसके बाद एक साथ शुगर फ्री कई किस्म के गेहूं की खेती की शुरुआत जैविक विधि से करने का फैसला लिया। अब तो सोना मोती नाम के उन्नत किस्म की गेहूं इलाके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गेहूं की कीमत भी 4 गुना ज्यादा मिल रही है। जो है अभी जो जितने भी निजी से सफर है उनके लिए ये तो अमृत समान है और किसानों के लिए भी अमृत समान है, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल गेहूं है जो बेच रहे हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आ रहे थे, उससे इसकी प्राइस 4 गुनी है और जैविक खेती है 100%। इलाके के किसान अब डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए लाभदायक फसलों की खेती कर रहे हैं। तभी तो कृषि विभाग के अधिकारी भी इन किसानों के खेत तक पहुंचकर सरकारी मदद देने का भरोसा भी दिला रहे हैं। शंकर जी के थ्रू इसका हमको कवरेज मिला है, इसको पंजाब से हम लेकर आए और ये औषधीय गुण से परिपूर्ण है
और अभी इसकी खेती हम 250 ग्राम बीज तो हमको मिलवे किया था, जिससे हम खेती बढ़ाए हैं। और इसमें फोलिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस बात की है कि अन्य किसान भी यदि बड़े पैमाने पर ऐसे ही शुगर फ्री किस्म के फसलों की खेती करने में दिलचस्पी दिखाएंगे तो निश्चित ही बीमारियों पर काबू पाने के साथ ही खेती किसान के लिए आत्मनिर्भर बनने का बड़ा जरिया भी साबित हो सकता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। मक्का उगाने में बिहार ने रिकॉर्ड बना डाला है। मधेपुरा के मेहनतकश किसानों को सबसे बड़ी भूमिका रही है, लेकिन सही कीमत नहीं मिलने से ये किसान बेहद परेशान हैं। मधेपुरा जिले में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर होती है। खेतों से लेकर सड़क तक आपको मक्का ही मक्का नजर आएगा। ये मधेपुरा जिले के कोसी दियारा का इलाका है, जहां की मुख्य फसल मक्का ही है। लेकिन बीते 3-4 साल से किसानों को अच्छी पैदावार के बावजूद मक्के की उचित कीमत नहीं मिल पा रही। उचित साधन नहीं होने से फसल को जरूरत के हिसाब से किसान बेच नहीं पा रहे। अन्नदाता की मुश्किलें ये हैं कि वे औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मकई का बेचने का जब मन भी होगा कि कोनो जरूरी काम करेंगे, बिक्री होने का भी भान नहीं है। तो हमारा सबको बहुत कष्ट से ही समय गुजारना पड़ता है। किसान को बहुत दिक्कत। इसलिए कुछ हमारा सबका सरकार की तरफ से जैसे से सर कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। किसानों की समस्या पर अगर विभाग ध्यान दे तो हालात बदल सकते हैं। वैसे मक्के की खेती के लिए जिले की भौगोलिक व्यवस्था और मौसम बेहद अनुकूल हैं। तभी तो मधेपुरा में 3 लाख मीट्रिक टन मक्के की खेती हर साल होती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु मक्के के लिए काफी उपयुक्त है। उत्पादकता जो है यहाँ लगभग 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि किसानों के लिए एक उसका मुख्य रूप से यह आर्थिक आधार मक्के की खेती पर ही निर्भर करता है। उत्पादन बढ़ने से विभाग के अधिकारी खुशी जरूर जता रहे हैं, लेकिन मक्के की बम्पर पैदावार के बीच किसानों की बदहाली भी सामने है। मजबूरन किसान कई सालों से मक्के का स्टॉक किए हुए हैं, इस उम्मीद में कि पीला सोना कहे जाने वाले इस फसल का उचित मूल्य इन्हें मिल सके। मक्का किसानों के लिए आंदोलन करने वाले कोसी नवनिर्माण मंच से जुड़े लोग भी सरकार से एमएसपी फिक्स करने की मांग कर रहे हैं। उत्पादकता के नाम पर यहाँ के किसान सबसे ज्यादा उत्पादन करके दुनिया में बिहार का नाम और अपने इलाके का नाम रोशन किए हैं। अगर सरकार को इस पे गर्व करना है तो पहले इनको एमएसपी की गारंटी करनी चाहिए कि जितने भी किसान हैं, जितनी भी मक्का होती है उसको हम एमएसपी पर खरीदेंगे और सभी किसानों को समान उसका सही समय से भुगतान करेंगे। इस साल बिहार में बम्पर मक्का उत्पादन की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन मक्के की मौजूदा कीमत मात्र 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसे बढ़ाने की मांग इलाके के किसान सालों से करते आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार तत्काल किसानों की मांग पर गौर फरमाए, ताकि समय रहते अन्नदाता की उम्मीदों को पंख लग सके। तुरबसु, न्यूज़ 18, मधेपुरा। गया के समन्वय आश्रम का एक कुआं देश का पहला वीवीआईपी कुआं है, जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू के दान से बना। तो उद्घाटन पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया। सीमेंट की मुंडेर और लोहे की झिल्ली से घिरा ये कोई सामान्य कुआं नहीं है, बल्कि देश का पहला वीवीआईपी कुआं है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी खर्च पर इसकी नींव रखी थी, तो उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जिस कुएं का संबंध राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रहा हो, वो भला साधारण कुआं कैसे हो सकता है। 1953 में पंडित नेहरू बोध गया में ऑल इंडिया सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने आए थे, तो विनोबा भावे ने उनसे समन्वय आश्रम में कुआं बनवाने का आग्रह किया था। तब उनसे मिले 3000 रुपए से कुएं की खुदाई शुरू हुई और 1954 में 80 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा कुआं बनकर तैयार हो गया। विनोबा जी के विचार से ये कुआं बना था, तो राष्ट्रपति ने उनको उद्घाटन किया
और जवाहरलाल जी ने समर्थन करके अपने घर को पैसा दिया कुआं बनाने के लिए। विनोबा भावे की सोच थी कि दुनिया भर के सैलानी जब महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया आए तो उन्हें समन्वय आश्रम की शीतल छांव में सुकून के 2 पल गुजारने का मौका तो मिले ही, कुएं का पानी पीकर वो सैलानी अपनी प्यास भी बुझा सके। तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों बना ये कुआं तब से अब तक न जाने कितने लोगों की प्यास बुझा चुका है, तो सैकड़ों एकड़ खेत इसी कुएं के पानी से हरे भरे हो रहे हैं। पानी तो पहले पीने का यही था और दूसरे में खेती भी इसी से। पहले मशीन चलता था, इसमें दिन भर पानी कमी नहीं होता था, अब तो कुआं सूख जाता। इस ऐतिहासिक कुएं में अब भले ही पानी कम हो गया है, लेकिन इसकी विरासत अभी भी देश के उन महान सपूतों की याद दिलाती है, जिनके बताए रास्ते पर चलकर हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। गया में गर्मी बढ़ने के साथ ही कुम्हार का चाक तेजी से घूम रहा है और देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ती जा रही है। घर घर में हाईटेक फ्रिज होने के बावजूद मिट्टी के सुराही के पानी की बात ही निराली है। अपनी धुरी पर चाक तेजी से घूम रही है तो चाक के बीचों बीच रखे गीली मिट्टी के ढेर को आकार देने में जुटे हैं कुम्हार के माहिर हाथ। और कुछ देर बाद ही घूमती चाक के बीचों बीच पतले गले वाली वो सुराही प्रकट हो गई है, जो गर्मी की तपिश में शीतल जल से हमारा और आपका गला तर करती रहती है। कुम्हार का चाक घूमता रहता है और उससे एक के बाद एक सुराही आकार लेती जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही इस देसी फ्रिज की डिमांड भी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। मांग है अभी गर्मी में? हाँ मांग है। तो लोग कितना कह रहे हैं आप लोग? अभी देखिए, अभी सबको हम लोग तो ऑर्डर दिले हैं, जितना यहाँ से पक के जा रहा है सब बनी की सब अपना बेचने के लिए तैयार है। कुम्हार के हाथों से बनी सुराही मार्केट में पहुंच रही है और उसे खरीदने मार्केट में ग्राहकों की भीड़ पहुंचने लगी है। अब भले ही घर घर में फ्रिज का चलन बढ़ गया हो, लेकिन इस देसी फ्रिज की पानी की तासीर और स्वाद के आगे बड़े बड़े फ्रिज भी फेल हैं। तभी तो जिनके घर में फ्रिज है वो भी गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े और सुराही खरीदना नहीं भूलते। इसका स्वाद ही अलग है, इससे कितना ठंडा रहेगा तो गला खसखसाएगा नहीं, और फ्रिज का पानी आप पीजिएगा गला खसखसाएगा। इसको देसी फ्रिज बोलते हैं। इसको देसी फ्रिज बोलते हैं। फ्रिज से तुलना तो बहुत अच्छा रहता है। फ्रिज को पानी पीने से सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, इसका पानी पीने से शिकायत नहीं होता। जिसके घर में फ्रिज है वो भी घड़ा लेने आ रहा है। हम लोग के घर में खुद फ्रिज है, लेकिन हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, घड़ा का पानी ही पीते हैं। गर्मी के दिनों में मिट्टी के मटके का पानी ठंडा तो होता ही है, कई बीमारियों से मुक्ति भी दिलाता है। तभी तो बढ़ती गर्मी के साथ ही मिट्टी के घड़े और सुराही खरीदने के लिए गया वासियों में होड़ सी मची हुई है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी गांव को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। यहाँ विश्व का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां माता कौशल्या की गोद में विराजे श्री राम की भक्ति भाव के साथ पूजा की जाती है। कण कण में राम, जन जन में राम, राम का नाम लेते ही बेड़ा हो जाए पार। भाव सागर से तारे प्रभु का नाम। आस्था का ऐसा ही सागर उमड़ता है यहाँ। वात्सल्य की कहानी सुनाता ये धाम, ममता के आंचल में प्रभु श्री राम। माता की गोद में श्री राम को लाड़ लड़ाती, दुलार करती, प्यार से निहारती माता कौशल्या। माता कौशल्या की नगरी है ये। कौशल्या माता का मायका है यहाँ, जहां भांजे के रूप में पूजे जाते हैं भगवान राम। श्री राम का ननिहाल है ये। रायपुर से 17 किलोमीटर दूर चंदखुरी में है माता कौशल्या का मंदिर। विश्व का इकलौता मंदिर जहां माता कौशल्या की गोद में विराजे हैं श्री राम। जलसेन तालाब, जिस तालाब के बीचों बीच है ये अद्भुत मंदिर। माता कौशल्या के मंदिर में कौशल्या माता और उनकी गोद में बैठे श्री राम की मूर्ति दुर्लभ है, जिसे भक्त निहारते ही रहते हैं।
10वीं शताब्दी का यह मंदिर बताया जाता है। जानकारों के मुताबिक महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से जब हुआ था, तब राजा भानुमंत ने भेंट स्वरूप अपनी बेटी कौशल्या को 10,000 गांव उपहार में दिए थे, जिसमें कौशल्या का जन्म स्थान चंद्रपुरी भी शामिल था। चंदखुरी का ही प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। जो ग्राम में चंदखुरी है, ये चंदखुरी विशेष उनकी जन्मभूमि है। इसी कारण इनका यहाँ जो आस्था का जो प्रतीक है, आस्था जो है जो लोगों में बढ़ चढ़ करके माँ कौशल्या के प्रति है। इस मंदिर में एक मन्नत का पेड़ है। कहा जाता है कि सीताफल के पेड़ में पर्ची में नाम लिखकर और श्रीफल में बांधकर उसे टांगा जाता है, जिससे हर मनोकामना पूरी होती है। श्री राम का ननिहाल और छत्तीसगढ़ मामा गांव कहलाता है। भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करने दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं, जो श्री राम के इस बाल रूप को देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह पाते और मन से आती है एक ही आवाज, राम लला हो राम लला, जग के प्यारे राम लला। रायपुर से देवव्रत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कर्नाटक के शिवमोगा में आम के एक पेड़ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 किस्म के आम उगते हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक की मेहनत से ये आम का पेड़ बेहद खास हो गया है। आम नहीं, आम का पेड़, पेड़ पर 20 तरह के आम। श्रीनिवास की बागबानी बेमिसाल। आम का जो पेड़ आप देख रहे हैं वो बागबानी के क्षेत्र में किसी मिसाल से कम नहीं है। इस पेड़ पर 20 तरह के आम आते हैं। अमूमन ग्राफ्टिंग के जरिए फल की 1 या 2 किस्म को एक पेड़ पर उगाने की परंपरा देखी जाती है, लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले श्रीनिवास ने इस मिथक को तोड़ दिया है। कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले श्रीनिवास सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनके घर में एक छोटी जगह थी जिसमें वो बगीचा बनाना चाहते थे। उन्होंने इस बगीचे में आम का पेड़ लगाया और उसकी लगातार ग्राफ्टिंग की। आखिर 16 साल की मेहनत रंग लाई। अब पेड़ पर 20 किस्म के आम आते हैं। आम की कई मशहूर किस्में शामिल हैं, जिसमें बैगनपल्ली, मल्लिका, तोतापुरी, रत्नागिरी और अल्फांसो शुमार हैं। ಕಂತ್ರಿ ಗಿಡ ತಂದು ಮನೆ ಎದುರು ಹಾಕಿದೆ. ಜಾಗ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, 30-40 ಅಡಿ ಜಾಗ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚರಂಡಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನನಗೆ। श्रीनिवास के आम के पेड़ की चर्चा पूरे इलाके में होती है। कई लोग उनसे इस हुनर को सीखने आते हैं, साथ ही वो आम भी चख कर जाते हैं। शायद इसलिए कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने से पहले पर्यटकों को RT-PCR टेस्ट कराना आवश्यक होगा। हाल में जब स्टैच्यू देखने आए 150 पर्यटकों का रैपिड टेस्ट कराया गया तो उसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव निकले। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने गए पर्यटकों को अब RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तभी उनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए एंट्री मिल सकेगी। रविवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे 150 से ज्यादा पर्यटकों का रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीनों ही पर्यटक अहमदाबाद के रहने वाले थे। देश में कोरोना बेकाबू है और कोरोना काल में भी रोजाना 2000 से ज्यादा पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए केवड़िया पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी और सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।